चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय वाराणसी चंदौली भदोही सीट की है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को करारी शिकस्त दी है। अन्नपूर्णा माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है। आइए जानते हैं आखिर पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को पटकनी देने वाली अन्नपूर्णा कौन है। अन्नपूर्णा सिंह का जन्म गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र में बरुइन गांव में हुआ था। जी हां, आपको बता दें कि अन्नपूर्णा सिंह ने 2010 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से एमएलसी चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वाराणसी भदोही चंदौली सीट से ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह भी एमएलसी रह चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य शिक्षा विभाग के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 21 अप्रैल तक बीपीएससी की वेबसाइट पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बीपीएससी बिहार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर की कुल 6421 पदों पर भर्तियां कर रहा है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस पद के लिए पे स्केल 35,000 रुपये तय की गई है। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन को 18 अप्रैल तक एडिट कर सकते हैं। भारत नेपाल सीमा पर खतरा केवल जनसांख्यिकी संतुलन बदलने और मदरसों की संख्या बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नेपालियों को अनाधिकृत तरीके से भारतवासी बनाने की गहरी साजिश भी चल रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाकायदा रैकेट सक्रिय है, जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नेपाली नागरिकों के आधार कार्ड बनवा रहे हैं। देश के कई शहरों में रोहिंग्या मुस्लिमों के पास नकली आधार कार्ड मिलने की घटनाएं सामने आने के बाद अब नेपाल से लगी सीमाओं पर इस साजिश ने चिंता बढ़ा दी है। घातक कोरोना वायरस रूप बदल कर वापस आ रहा है। इस क्रम में ओमिक्रॉन के बाद अब नया वेरिएंट एक्सी है, जो देश में दस्तक दे चुका है। दुनिया में इस नए वेरिएंट से पहला संक्रमित ब्रिटेन में मिला और भारत में पहले संक्रमण का मामला महाराष्ट्र के मुंबई में दर्ज हुआ। इस वेरिएंट को लेकर एहतियातन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट एक्सी पर चर्चा हुई। साथ ही इस पर नए वेरिएंट के अध्ययन और मॉनिटरिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विचार किया गया। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर डायरेक्टर जनरल बलराम सहित कई लोग शामिल थे। पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका देश भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है। शहबाज शरीफ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर सहित लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बहुत जरूरी है। पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए शरीफ ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है। जम्मू कश्मीर सहित लंबित विवादों को शांतिपूर्ण समाधान बेहद जरूरी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामनवमी में हुई हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में रामनवमी और नववर्ष के दौरान जो अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई है, ये बेहद गलत है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल जलाई गई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, लेकिन राजस्थान में सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को उसमें भी राजनीति तलाश ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो उनकी मानसिकता को बताते हैं कि किस तरह से संप्रदाय के आधार पर बांटकर वो अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को अचानक दंगा प्रभावित करौली का दौरा किया। राजे इस दौरान हिंसा का शिकार हुए इलाके में कई और पीड़ितों से भी मुलाकात की। राजे ने करौली पहुंचकर दंगों को लेकर गहलोत सरकार और प्रशासन पर विफलता का आरोप लगाया। बता दें कि 2 अप्रैल को नवसंवत्सर की रैली पर पथराव और बवाल के बाद करौली में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा दिया था। इसके बाद ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने 17 जिलों में आने वाले महीनों के त्यौहार को देखते हुए धारा 144 लगा रखी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किशोरी की रेप और हत्या के मामले में सीएम ममता बनर्जी बेतुका बयान देकर गिर गई है। उनके बयान पर 2012 में गैंगरेप और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने प्रतिक्रिया दी है। निर्भया की मां ने कहा है कि यदि ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील है तो फिर उन्हें सीएम पद पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना पर ही सवाल उठा दिए थे। बनर्जी ने कहा था, आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ? क्या वो प्रेग्नेंट थी? यह लव अफेयर का मामला था या फिर वह बीमार थी? उन्होंने कहा कि अगर कपल रिलेशनशिप में है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? यह यूपी नहीं है जहां लव जिहाद के नाम पर ऐसा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाइल्ड कमीशन को इस मामले की जांच सौंपी जानी है।
नफरत वाले भाषण को देने वाले को लेकर विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुनवाई करने वाली विशेष सत्र अदालत ने इसके फैसला सुनाने का दिन मंगलवार तय किया था, लेकिन बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया। अकबरुद्दीन तेलंगाना विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं। हिंसा की मामूली घटनाओं को छोड़कर पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर और बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और दोपहर 3 बजे तक 44% ही मतदान संपन्न हो पाए। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 54.40% वोट पड़े, जबकि बालीगंज सीट पर 34.60% मतदान हुआ। आसनसोल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर मंगलवार सुबह कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे कुछ इलाके में तनाव भी उत्पन्न हुआ। आजमगढ़ मऊ क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में इस बार भारी उठापटक देखने को मिला था। भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव को 2814 मतों से आखिरकार विक्रांत सिंह रिसू ने करारी शिकस्त दी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राकेश कुमार यादव गुड्डू की जमानत तक जब्त हो गई। इस प्रकार गढ़ में सपा का तस्लीम टूट गया। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 10 सीटों की जीत एमएलसी चुनाव में धूमिल हो गई। वहीं भाजपा से बगावत के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रिसू ने जीत हासिल कर ली। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा के बागी और एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा को हरा दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 31 में रहने वाली एक महिला विद्युत कनेक्शन लेने के लिए काफी दिनों से विद्युत विभाग के चक्कर लगा रही है, मगर महिला को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। महिला ने अपनी पीड़ा आम आदमी पार्टी के संभाग अध्यक्ष असगर अली को बताई। आम आदमी पार्टी के संभाग अध्यक्ष असगर अली कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग पहुंचे और इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की। जानकारी के अनुसार महिला काफी दिनों से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए विद्युत विभाग का चक्कर लगा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, क्योंकि भारत मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। दिल्ली में सुबह गर्मी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 25% रह सकती है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ रहा है। इसके चलते परिवहन की लागत में वृद्धि हुई है। बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर मिर्च और नींबू पर पड़ा है। गुजरात में एक नींबू की कीमत 18 रुपये से 20 रुपये तक हो गई है। थोक बाजार में 300 रुपये प्रति किलो। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य बाजार में नींबू 150 से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में नींबू की कीमत 300 रुपये से 350 रुपये प्रति किलो के बीच है, यानी नींबू लेने के लिए ग्राहकों को 10 रुपये से 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स कर चुके युवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में रोजगार पाने का मौका जल्द मिलने वाला है। अस्पतालों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरने से मरीजों को भी राहत मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के 1729 रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी, जिसका विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। स्टाफ नर्स की भर्ती चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में की जाएगी। पिछले साल कुल 4743 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 314 पद ही भरे गए थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।